गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग इकोलॉजी यूनिट का जो थर्ड चैप्टर होता है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 7 लेक्चर बनाए हैं एंड 7 लेक्चर के अंदर में पूरे चैप्टर को बारीक से पढ़ेंगे। एंड इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो की देखना जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज जो लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इंट्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यही 2 टॉपिक की अभी हमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में, अंदर में लेक्चर 1 में। ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी होता है इसके बारे में हमें डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन को। बेटे जब हम ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन के अंदर में हमने 3 टॉपिक को खास करके डिस्क्राइब करेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है एंड इसको डिस्कवरी कौन करा था वगैरह वगैरह, एंड ये बायोडाइवर्सिटी का असली मीनिंग जो होता है वो क्या है। ठीक है, सुनिए। कॉइंड, कॉइंड का मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी को कॉइंड किया था साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट नेम्ड एज एडवर्ड विल्सन। क्या नाम उसके ना, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइंड बाय, इसको मैं हल्का सा लिखूंगा, कॉइंड बाय एडवर्ड विल्सन। आप इस बात को याद रखोगे, ये साइंटिस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी को कॉइंड किया था, नामकरण करा था। तो उनके हिसाब से जो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है ना, डेफिनेशन होता है the sum total of microorganisms, plant, animals and different kind of animals also, different kind of plant also present in a particular community and maintain the community structure and function and help to stabilize the community also. The whole organisms present in that community is known as a biodiversity. What is this biodiversity? हमारे, मैं कहूँगा कि इंडिया इज ए कंट्री, इसमें हर धर्म को हमारी संविधान इजाज़त देता है रहने के लिए, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल इंटीग्रिटी। मेरा मतलब ये है कि एक गार्डन के अंदर में खाली आपके ग्रासेस नहीं होते हैं, उस गार्डन में बिच्छू होंगे, उस गार्डन में सांप होंगे, फ्रॉग होंगे, उस गार्डन में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रिंसिक वैल्यू उस इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, लेकिन ये जो सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस इकोसिस्टम में, उसके वजह से वो पूरे एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, अदरवाइज कोलैप्स हो जाता। तो यही बात है कि सम टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स दे आर म्यूचुअली डिपेंड विथ ईच अदर एज वेल एज डिपेंड विथ द एनवायरनमेंट, and hence the environment becomes stable, that is called biodiversity. In short, अगर मैं ये बताऊं, the varieties, different kind of species living in a common community and help the community stable is known as biodiversity. It means biological diversity. आप इसको लिख लोगे जो मैंने बोला, यही है डेफिनेशन। What is the factor of the biodiversity? Of course, देखो हमारे इंडिया जो होता है ये ज्यादातर इक्वेटर के आसपास है। इक्वेटर के पास होने के वजह से क्या होता है ना, इनके ये हमें इस जगह को हमें बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑलमोस्ट, दिल्ली को छोड़ के जैसे केरला वगैरह होता है, उड़ीसा होता है, दीज आर लगभग ट्रॉपिक रीजन होता है। वहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है एंड मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल होता है, जिसके वजह से जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होता है। अगर प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होता है, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, वो मैक्सिमम होंगे ही होंगे। यानी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम ट्रॉपिक रीजन पे ही होता है देन द टेम्परेट एंड पोलर रीजन। यही कहानी था कि फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर बोल दिया ना, ट्रॉपिक रीजन एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर में हैबिटेट इज सुइटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मेनी काइंड ऑफ स्पेसीज। हैबिटेट यानी रेनफॉल इज सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मेनी स्पेसीज,
यानी टेम्परेचर इज सुइटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मेनी स्पेसीज। हमें पता होगा कि विंटर के सीजन में बहुत सारे साइबेरिया से बहुत सारे फ्लेमिंगो बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो आते हैं हमारे चिलिका के पास है, वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करके फिर अपने बच्चों को लेके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि द बर्ड्स नीड विंटर कंडीशंस फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड दैट इज व्हाई दे केम फ्रॉम साइबेरिया टू चिलिका ऑफ ओडिशा एंड देन आफ्टर रिप्रोडक्शन दे कैन रिटर्न देयर होम्स। कहने का मतलब यही होता है कि हमारे पूरे इंडिया भी इज ए समथिंग एक ट्रॉपिकल रीजन के आसपास में रहता है, जिसके वजह से मैक्सिमम जो जो हैबिटेट होता है वो हैबिटेट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी काइंड ऑफ स्पेसीज एंड हेंस दैट स्पेसीज आर सर्वाइव्ड एंड दैट रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया और बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड को भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ठीक उसी तरीके से हमें फैक्टर के बारे में मैंने बोला। फैक्टर मतलब रेनफॉल, फैक्टर मतलब आपका टेम्परेचर, फैक्टर मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन, सॉइल कैपेसिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ other climatic factors also responsible for the survival of the different kind of species in our locality। जैसे हम कहते हैं हमें दिल्ली में हो या हमारे कोई ज़्यादा ट्रॉपिक रीजन पे नहीं होता है एप्पल का पेड़, क्यों ना? जिस टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर चाहिए उसको ग्रो होने के लिए, उसके एंजाइम पर्टिकुलरली एंजाइम फंक्शन अगर नहीं करेगा तो उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगा, तो अगर वो एवरेज टेम्परेचर हमारे पास इधर नहीं है तो ग्रो नहीं हो पाएगा पर्टिकुलर स्पेसीज। ठीक उसी तरीका से क्लाइमेटिक फैक्टर इज द मेजर रोल फॉर मेंटेनिंग ए पर्टिकुलर वेराइटीज ऑफ स्पेसीज इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब फैक्टर्स में हैबिटेट आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन आता है, टेम्परेचर आता है एंड सनलाइट अवेलेबिलिटी कितना होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ये सारे चीज मायने रखता है किस एरिया में कितना बायोडाइवर्सिटी है। आई थिंक तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। एंड अब हमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चा जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अभी पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रह जाओ। आप मेरे वीडियो देखते हो यानी आपको किसी भी वीडियो में ये कंटेंट मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। सुनते हैं बायोडाइवर्सिटी लेवल। बेटा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी छोटे से लेके बड़े तक होता है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। इसमें से मैंने बताया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ा छोटे लेवल में है, स्पीसीज डाइवर्सिटी थोड़ा और बड़े लेवल में आ गया, फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी और भी बड़ा लेवल में आ गया, यानी कॉन्टिनेंट लेवल में आ जाएगा। तो ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थोड़ा बड़ा लेवल में आ गया, इसके अंडर में कॉन्टिनेंट है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इस पेज के अंदर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी? डू यू वांट टू लिसन? व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पीसीज सेम होंगे, क्रोमोसोम नंबर एंड नंबर ऑफ जीन्स अगर सेम स्पीसीज में अलग होंगे तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्सिटी हुआ, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ, देखो बुक्स में जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है वो बाकी जो बड़े बड़े होते हैं इकोलॉजिस्ट वो बताएंगे, हमारी औकात नहीं है वो सब चीज बोलने का। मैं सिर्फ इतना मेरे नॉलेज के हिसाब से कहूँगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है कि इन सेम स्पीसीज, ये मैं कह रहा हूँ बुक्स में डिफरेंट स्पीसीज लिखा हुआ है, इन सेम स्पीसीज if chromosome numbers are different, number of genes are different, expressing genes are different, that will be represented as a genetic diversity। सपोज मैंने कहूंगा कि ह्यूमन बींग को ले रहा हूं, ह्यूमन बींग के अंदर में सबके पास बेटा 46 क्रोमोसोम नहीं है। कई लोग आपके सोसाइटी में होंगे, आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, जिसमें क्लिनेफेल्टर डिजीज होता है जिसमें 47 क्रोमोसोम है, और किसी में टर्नर सिंड्रोम डिजीज होता है जिसके अंदर में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मगर वो फीमेल है, उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड होता नहीं है। एंड कई उसमें 45 क्रोमोसोम होंगे, और भी कई होंगे जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है, और भी कई होंगे जिसमें जीन म्यूटेंट होता है। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसीज। मैंने म्यूटेशन चैप्टर जेनेटिक्स का पढ़ाया, उसके पूरे रिसर्च लेवल तक भी थोड़ा बहुत ले लिया था,
थोड़ा बहुत ले लिया था, आप देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि एक स्पेसिस के अंदर में जीन म्यूटेशन होके फंक्शन अलग हो जाता है, एक स्पेसिस के अंदर में क्रोमोसोम 1 या 2 बदल जाता है, एक स्पेसिस के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर आता है। जैसे कि मैं कहूँगा इन ह्यूमन बीइंग के अंदर में ले लेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर में क्या सारे का कलर सबका एक है, सबका शक्ल एक है, सबका बाल एक है? नहीं है। तो ये फिर भी हमें होमोसापियंस है, हमारा स्पेसिस सेम है, फिर भी हमारे अंदर में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी के बारे में अगर मैं कहूँ, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे अगर किसी को कोरोना हुआ, कि सबको तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कई लोग बच गए हैं। जिन्होंने बच गए हैं उनके पास कहीं ना कुछ रेजिस्टेंस पावर अच्छा था। तो अगर रेजिस्टेंस पावर सबका सेम होता तो सब मर जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि अगर कोई भी कैरेक्टर डाइवर्सिटी अगर रहता है किसी स्पेसिस के अंदर में, तो उनकी सर्वाइवलिटी बढ़ जाता है। अदरवाइज ही अगर एक एपिडेमिक आएगा तो सब मर जाएंगे, तो स्पेसिस खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप जोर से बारिश हुआ, 4 दिन तक आपका गार्डन भर गया पानी में। पानी में भरने के बाद जो 2 दिन तक पानी अगर रह गया, 2 दिन तक पानी रहने के बाद जब पानी निकला, देखोगे बहुत सारे घास मर गए होंगे, कुछ बिल्ली, कुछ सांप मर गया होगा, कुछ चूहा अगर अंदर में होंगे तो भी मर गए होंगे। इसके बावजूद भी कुछ प्लांट है और तेजी से ग्रो करने लग जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ स्पेसिस तो बच गया। दैट इज व्हाई दिस द सर्वाइवल स्पेसिस have a the survival species have a genetically resistant varieties, genetically resistant varieties of the species was present there. That is why the species was survived. Exactly, हमको चाहिए इस तरीका का जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमें एक इंसान होने के बावजूद भी सबकी इम्यूनिटी अलग है, सबके फिगर अलग है, सबके बोलने का कैपेबिलिटी अलग है, एंड बॉडी फिगर भी अलग अलग होते हैं। तो ये बात को हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में कह सकते हैं, जिसमें एक स्पेसिस में हो। ठीक है, अगर हमें यही बात को डिफाइन अगर करते हैं कि डिफरेंट क्रोमोजोम, डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर्स, अगर एक स्पेसिस में अलग है, इफ ए स्पेसिस हैज डिफरेंट क्रोमोजोम्स, डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स एंड डिफरेंट एक्सप्रेसिंग जीन्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट कैरेक्टर्स, different enzymes are called genetic diversity. You understand what the merit and demerit? I have already explained here now. Merit means if genetic diversity will be maximum, then the survivability of the species will be maximum. If genetic diversity is less, almost all human beings या any kind of species को ले लेंगे, all have a similar characters and same variations. No variations occur, only similar genotypes are present, and diversity is same, then the species is not survived in a particular ecosystem, and it will be perished during the course of time. That is demerit. यानी ज्यादा डाइवर्सिटी, अच्छा सर्वाइवल। एग्जाम्पल अगर हमें एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल देना चाहेंगे भाई साहब, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो ब्रह्मास्त्र होता है। आप एनसीईआरटी में क्या शॉर्टकमिंग उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो चीजें इसमें है, इसको पढ़ना समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल मैंने इधर से देना चाहूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है कि राइस प्लांट का नाम होता है ओराइजा साटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा साटाइवा। सबको पता है, लिखूंगा नहीं। राइस प्लांट का नाम ओराइजा साटाइवा, लेकिन ओराइजा साटाइवा क्या एक प्रकार के हैं? आपके पास दुकान में 10 प्रकार का चावल का बुरे रखा होगा, उसके अंदर में चावल होंगे, तो 10 प्रकार, यानी सबका नाम ओराइजा साटाइवा। तो इवन बासमती राइस का भी नाम ओराइजा साटाइवा, सबके नाम। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो ओराइजा साटाइवा यानी राइस प्लांट के अंदर में कितने होते हैं ना, 50,000 वेराइटीज। आप इमेजिन करते हो, 50,000 वेराइटीज। ये राइस प्लांट का नाम ओराइजा, लिख देता हूं, ओराइजा साटाइवा, छोटा ऐसे साटाइवा, नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है। अच्छा, ये जो राइस प्लांट के नाम होता है 50,000 वेराइटी, इज नॉट इजी राइस। अगर हमने यही एग्जाम्पल को थोड़ा और एग्जाम्पल देंगे, 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं
दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्या नाम देंगे, एक देता हूँ मैंगो प्लांट। भाई जब जो एग्जाम्पल बुक में है वही दे रहा हूँ। मैंगो प्लांट करीब 1000, करीब 1000 वेराइटीज 1000 वेराइटीज ऑफ द मैंगो प्लांट्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ऑल्सो। हमें इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, सब में टोटल इतने वेराइटीज मैंगो प्लांट प्रेजेंट होते हैं। तो इन दो चीजों से हमको ये पता चल गया, एक स्पेसिस में एक वेराइटीज नहीं है। आप समर सीजन में जो आम खाते हो, कई प्रकार का आम मार्केट में मिलता है, 20-25 प्रकार तो हम देखे हैं, बाकी और भी होता है 1000 वेराइटीज। तो ये नहीं हुआ जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनका जीन में डिफरेंट जीन आ गया, एक्सप्रेशन डिफरेंट हुआ, तभी तो अलग अलग मैंगो आया, किसी का खट्टा, किसी का मीठा, किसी का और डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगो होता है, पता होगा। अब जैसे हमें दूसरे 3 नंबर एग्जाम्पल के पास चलेंगे बेटे। 3 नंबर एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो एनसीईआरटी का है। आपने देखा होगा हिमालयन रेंज के अंदर में हिमालय का जो बेस रीजन पे एक प्लांट होता है, जिस प्लांट का नाम होता है राउल्फिया वोमिटोरिया, जिसका नाम होता है राउल्फिया वोमिटोरिया। ये राउल्फिया वोमिटोरिया जो होता है ये एक स्पेसिस है। इसका एक दूसरा स्पेसिस भी था राउल्फिया सर्पेंटिना, जिसमें से अगर सांप काटता है तो उसको लगाते हैं, उसके जूस को, वो ठीक होता है, वो टॉक्सिन को न्यूट्रल कर देता है। खैर हमें जो एनसीईआरटी का है वो पढ़ेंगे राउल्फिया वोमिटोरिया। ये राउल्फिया वोमिटोरिया हिमालय रीजन का जो अलग अलग जगह से सेम प्लांट अगर मिलता है, उनके अंदर में एक केमिकल है, जिस केमिकल का नाम होता है रिसरपाइन। ये रिसरपाइन का जो कंसेंट्रेशन होता है, वो कंसेंट्रेशन हर प्लांट में सेम नहीं है। यानी जो प्लांट ईस्ट साइड से मिलता है, उसका जो कंसेंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ द रिसरपाइन आर डिफरेंट फ्रॉम द कंसेंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ अदर रीजन ऑफ द हिमालयंस। यानी राउल्फिया वोमिटोरिया हिमालयन का अलग अलग रीजन से मिलता है, लेकिन उनके जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिसरपाइन उनके अंदर में अलग अलग होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी, यानी उनके अंदर में कंसेंट्रेशन भी डाइवर्सिटी होता है। आपने इंडिया में देख लोगे, क्या हर पूरे सारे इंसान का हाइट सेम है? नहीं है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का और छोटा। तो दिस इज ए डाइवर्सिटी एंड इट शुड बी अकर इन ए पर्टिकुलर स्पेसिस फॉर सर्वाइवल एंड हेल्प फॉर द एवोल्यूशन। ओके, रिसरपाइन के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अलग अलग जगह से जो प्लांट मिलता है, उनके अंदर में रिसरपाइन का कंसेंट्रेशन अलग अलग होता है एंड पावर अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का था। तो डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर वगैरह जैसे डिस्कशन करेंगे, वो अपने तजुर्बे से कुछ नया चीज के बारे में डिस्कस कर देंगे। जो सिलेबस में हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके नॉलेज ज्यादा है। लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस करने के लिए पाबंदी है, हम नहीं करना चाहते हैं। कर भी सकते हैं, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जितना चाहिए नीट के लिए, यूपीएससी सिलेबस के लिए, उतना मैं कवर करूंगा। इसमें से अभी हमें देखेंगे कि कहाँ पर हम गए, कि हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं, डेफिनेशन बता दिया है। अब हमें इस पेज का काम खत्म हो गया है, हम करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में नेक्स्ट पेज में। बच्चा, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है ना? स्पीशीज डाइवर्सिटी को जब हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में एक क्वेश्चंस मैंने इस पेज के बाद बनाया, सिर्फ मैंने बनाया, मैंने कंपोज करा, किसी बुक का नहीं है, एकदम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन किसी को आ गया, समझ लो उनको पूरा टॉपिक मालूम है। करेंगे पक्का। स्पीशीज डाइवर्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी? जेनेटिक गया, जेनेटिक मतलब स्पीशीज एक, उसके अंदर में जीन अलग अलग है, कैरेक्टर अलग अलग है। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। मैंने अभी बोला था कि हमारे गार्डन के अंदर में सिनोडोन डैक्टिलन घास होंगे, क्रोटोनस पासिफ्लोरस ये भी एक तरीका का डाइकोट प्लांट है, एंड और भी बिच्छू होंगे, और भी सांप होंगे, और भी फ्रॉग होंगे, कई किस्म के आंट होंगे, चूहे होंगे,
तो ये एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी डिफरेंट स्पेसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन ए लोकेलिटी और कम्युनिटी इज कॉल्ड स्पेसीज डाइवर्सिटी। अगर मैं स्पेसीज डाइवर्सिटी पढ़ाऊं बेटा, ये एक खतरनाक टॉपिक है, ये इसको रियलिटी में समझना मुश्किल है। अगर तुमने सुन रहे हो मेरे बातें तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, भले ही तुम्हारे टीचर के क्लियर हो या ना हो। देखो बेटा क्या होता है स्पेसीज डाइवर्सिटी, इसके लिए हमें ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर एग्जाम्पल मैंने दे रखा हूं। कैसा ना, 4 टॉपिक में पहला होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो सिंपल है, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना जितना, भले ही एक स्पेसीज कई बार हो। मान लीजिए एक जंगल में 10 टाइगर हैं, सबका नाम पैंथेरा टिग्रिस, लेकिन 10 टाइगर यानी एक स्पेसीज का 10 नंबर में, तो ऑर्गेनिज्म तो 10 हो गए, तो कोई मतलब नहीं है। एक रूम में 20 बच्चे बैठे हैं, तो 20 बच्चे बैठे हैं तो भले ही एक ही पॉपुलेशन का होमो सैपियंस है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं 20, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना। डन। अब मेजर कहानी आ गया स्पीसीज रिचनेस। छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा कि पहले डेफिनेशन सुनो। द स्पीसीज रिचनेस मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। नंबर ऑफ स्पीसीज, सपोज एक गार्डन के अंदर में 2 बिल्ली है, बड़ा गार्डन है, 2 बिल्ली है, 60-70 चूहे हैं, मतलब 60 है, फिक्स कर देते हैं, 60 चूहे हैं, एंड और भी बिच्छू 100 है। तो यानी हम कहेंगे ये जो स्पीसीज रिचनेस क्या होता है ना, स्पीसीज रिचनेस है, मैंने क्या बोला, पहले बोला बिल्ली, फिर बोला चूहा, फिर बोला जो भी बिच्छू बोल दिया 100। तो मैं अगर ये कहूंगा कि बिल्ली कितना है 2 है, तो बिल्ली एक स्पेसीज, उसका वैल्यू 2 है। यानी मैं ये कहने वाला हूं स्पीसीज रिचनेस का मतलब कितने स्पेसीज है। मैंने बोला बिल्ली और मतलब कैट, रैट एंड फ्रॉग, मान लो ये 3 है, कैट है, रैट है, फ्रॉग है, बाकी ग्रास है, 4 हो गया। तो कैट, रैट, फ्रॉग, ग्रास, तो स्पेसीज रिचनेस से 4 है, तो 4 प्रकार का स्पेसीज मिल गया। बाकी एग्जाम्पल में सब कुछ समझ आ जाएगा। सपोज हमें कहीं किसी जंगल पे गए, वहां पर देखा कि मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, एंड मतलब कुत्ते भी है, बिल्ली भी है, एंड कुछ और तुमने देख लिया कि रैबिट भी है, तो कितना स्पेसीज देखा 5। तो उस इकोसिस्टम के अंदर में स्पीसीज रिचनेस से 5। डन। स्पीसीज अबंडेंसी, अभी मैं समझाऊंगा दोबारा। अबंडेंसी का मतलब एक स्पीसीज कितने बार है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पीसीज इंडिविजुअल इज रिपीटेड इन दैट कम्युनिटी इज नोन एज ए स्पीसीज अबंडेंसी। आई रिपीटेड, स्पीसीज अबंडेंस मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स ए सिंगल स्पीसीज इंडिविजुअल्स रिपीटेड इज नोन एज ए स्पीसीज अबंडेंसी। मैं एग्जांपल दे दूं, सपोज जो जंगल में तुम गए थे, बिल्ली थे 10, तो 10 बिल्ली मतलब बिल्ली 10 है, यानी बिल्ली के अबंडेंसी 10 है। कुत्ते सपोज 5 है, जो कुत्ते के अबंडेंसी 5 है। इंसान सपोज 2 है, तुम दोनों गए थे, तो इंसान की अबंडेंसी 2 है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, अबंडेंस मीन्स एक स्पेसीज कितने नंबर में है। ठीक, स्पेसीज रिचनेस क्या था, कितने प्रकार का स्पेसीज है। अबंडेंस मतलब एक स्पेसीज कितने बार है, हाउ मेनी नंबर्स इन ए स्पेसीज प्रेजेंट देयर, एक स्पेसीज कितने नंबर में प्रेजेंट है। समझ आ गया होगा। और बड़ी बात है स्पीसीज इविननेस, दोनों सेम नहीं है। स्पीसीज इविननेस मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ अबंडेंसी या रिलेटिव अबंडेंसी ऑफ द पर्टिकुलर स्पेसीज इन दैट इकोसिस्टम। रिलेटिव अबंडेंसी मतलब सपोज एक पॉपुलेशन के अंदर में 10 ऑर्गेनिज्म है, गिनती में टोटल 10 है टोटल। तो अगर हम इधर से देखेंगे 3 में, स्पीसीज इविननेस मीन्स स्पीसीज अबंडेंसी बटा टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएगा स्पीसीज इविननेस। आपने समझ गया होगा कि स्पीसीज इविननेस मतलब
रिलेटिव अबंडेंसी ऑफ द स्पीसीज। रिलेटिव का मतलब जितना अबंडेंसी डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स ऑफ दैट कम्युनिटी। आगे चलते हैं, उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी का न्यूमेरिकल आएगा। एक क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रखा हूं। ये एक कम्युनिटी है, ये दूसरा कम्युनिटी, ये तीसरा कम्युनिटी, ये चौथा कम्युनिटी है। अगर मैं तुम लोगों को कम्युनिटी के हिसाब से कुछ बता दूं, बेला ये मेरा पहला कम्युनिटी के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ई। समझो कि उसके अंदर में ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उसके अंदर में ऑर्गेनिज्म कितने हैं बेटा, इसके अंदर में ऑर्गेनिज्म कितने आए, इसके अंदर में ऑर्गेनिज्म आए 5, बिल्कुल 5 है, सही समझा, दिखाई दे रहा है 5 ऑर्गेनिज्म है। स्पीसीज रिचनेस कितना है ना, ए बी सी डी ई, 5 प्रकार का स्पीसीज है। ए एक प्रकार का स्पीसीज, बी एक प्रकार का स्पीसीज, सी भी है, डी भी है, ई भी है। तो यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस भी आ जाएगा 5। स्पीसीज अबंडेंसी कितना है, हु कैन से व्हाट इज अबंडेंसी। अबंडेंसी का मतलब होता है, अबंडेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिपीटेड इन दैट कम्युनिटी। नंबर ऑफ टाइम मतलब एक स्पीसीज कितने बार है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज प्रेजेंट इन दैट इकोसिस्टम इज नोन एज ए अबंडेंसी। हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दैट स्पीसीज। अब ए कितना है, एक, इसमें मैंने अगर कह दूं स्पीसीज से अबंडेंसी को, ए कितना है, एक, बी कितना है, एक, सी कितना है, एक, डी कितना है, एक, ई कितना है, एक, यानी सबके अबंडेंसी 1 है, सब एक एक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज इवननेस बेटा। स्पीसीज इवननेस क्या हो जाएगा, मैं यही करना चाहूंगा। स्पीसीज इवननेस क्या होगा ना, अगर ए का स्पीसीज इवननेस कितना होगा, एक कितना था, एक था, टोटल कितना है 5 है, तो 1/5 इक्वल टू 0.2 कर सकते हो, खाली 1/5 कर सकते हो। तो बी का भी वही होगा ना, फिर सी का भी तो वही होगा, सी का अबंडेंस कितना होगा 1/5 होगा। अबंडेंस ने स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज इवननेस मतलब अबंडेंसी ऑफ द स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंसी। स्पीसीज इवननेस का मतलब रिलेटिव अबंडेंसी। बड़ी बात कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा। आपको कहीं इस तरीका से रेयरली मिलेगा, मिल भी सकता है, आई डोंट नो। तो C is equal to 1.1/5, यू अंडरस्टैंड। अभी अगर मैं कहूंगा D कितना है बेटा, D कितना होगा, चलिए हमें इसमें से D भी आ जाएगा 1/5 स्पीसीज इवननेस एंड E भी आ जाएगा 1/5, यानी सब सेम है, सब सेम है, यानी 1/5 अबंडेंसी। और मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, एक कम्युनिटी के अंदर में अगर अबंडेंसी सबका सेम होता है तो ऑफ कोर्स स्पीसीज इवननेस भी सबका सेम होगा। अगर स्पीसीज इवननेस सेम होता है यानी स्पीसीज इवननेस से इसका हाई है। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये जो हाई स्पीसीज इवननेस मतलब, हाई स्पीसीज इवननेस मतलब यही कहता है कि हाउ क्लोज द वैल्यू ऑफ स्पीसीज इवननेस अमंग अदर स्पीसीज ऑफ दैट कम्युनिटी। मेरा मतलब क्लियर है कि अगर सबके अबंडेंसी सेम है तो समझ लो स्पीसीज इवननेस से ज्यादा है, यानी इसमें से स्पीसीज इवननेस से मैं पक्का बोलूंगा कि ये मैक्सिमम है, स्पीसीज इवननेस मैक्सिमम है। मैक्सिमम तब होता है जब सबके अबंडेंसी बराबर होता है या लगभग सेम होता है, ये बात को याद रखना, तभी हम बोलेंगे कि स्पीसीज इवननेस हाई है। 5 स्पीसीज देखने से छोटा मत समझना, क्योंकि इन सब के स्पीसीज इवननेस सेम है, इसका मतलब हाई स्पीसीज इवननेस है। अगर सबका स्पीसीज इवननेस अलग अलग होगा तो अभी कहीं देखेंगे कि उसमें से स्पीसीज इवननेस लो माना जाएगा, बताता हूं मैं अभी। तो अब मैं यहाँ कहानी के सेकंड वाला को देखता हूँ, कम्युनिटी को। हाउ मेनी ऑर्गेनाइज्म आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑर्गेनाइज्म इसके पास कितने हो गए, 10 ऑर्गेनाइज्म है। स्पीसीज रिचनेस ए कितना है, आपको स्पीसीज रिचनेस के लिए थोड़ा बताना पड़ेगा। स्पीसीज रिचनेस वैल्यू जो रखेंगे, यानी यही वैल्यू को जो मैंने इधर से ले रहा हूं,
स्पेसिस रिचनेस कितना होगा ना, ए कितना है, 1 2 3 4। स्पेसिस रिचनेस सबका जो होगा स्पीसीज रिचनेस से अगर हम देखेंगे, स्पीसीज रिचनेस नहीं, स्पेसिस रिचनेस से कितना कहेंगे ना, ए बी सी डी के अलावा नहीं, ये तो 4 प्रकार का स्पेसिस है। स्पीसीज रिचनेस मतलब कितना प्रकार स्पेसिस है, सही कहा। थोड़ा ऊपर लेकर मैं ये बता दूं कि स्पीसीज से अबंडेंसी, अच्छी बात, ये बहुत बड़ी बात होता है। स्पीसीज से अबंडेंसी, स्पीसीज अबंडेंसी क्या होता है बेटा, स्पीसीज अबंडेंसी ना, नंबर ऑफ टाइम्स ये पर्टिकुलर स्पेसिस रिपीटेड इन दैट इकोसिस्टम। तो स्पेसिस अबंडेंसी सबके अलग है, देखो हाँ अलग है। ए कितना है, 1 2 3 4, ए 4 है तो ए का अबंडेंसी 4 है। बी कितना है, बी 1 2 बस 2 है, तो फिर शायद सी भी 2 डी भी 2, तो बी इजकल टू सी इजकल टू डी इजकल टू 2 है। जरा इधर देखो, ए का अबंडेंसी ज्यादा है, बी सी डी का अबंडेंसी सेम है। तो अगर इन तीनों का सेम है, एक का ज्यादा है, यानी जिसकी अबंडेंसी ज्यादा है उसकी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगा। कैसे होगा ना, देखो कैसे स्पीसीज रिचनेस होगा ना, जब ए का 4 है तो इसकी इसकी स्पीसीज रिचनेस कितना होगा, स्पीसीज रिचनेस तो हो गया 4, इसकी स्पीसीज इविननेस, स्पीसीज इविननेस कितना हो जाएगा इसका ना, इसकी स्पीसीज इविननेस हो जाएगा 4 बटा टोटल 10 यानी 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 0.4। यू अंडरस्टैंड। इन तीनों का कितना हो जाएगा ना, बी का कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तीनों को मिला के कितना हो गया 0.6 हो गया, 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1 हो गया। यानी स्पीसीज इविननेस से सारे स्पीसीज को मिला के 1 होता है, 1 होता है। स्पीसीज इविननेस को 1 बोलते, टोटल 1 ही होगा, राइट, टोटल 1 होगा। तो यानी इसमें से स्पीसीज इविननेस से चेंज हो रहा है, यानी जिसका ज्यादा, यानी इसमें से इसका स्पीसीज इविननेस ज्यादा है, इसका स्पीसीज इविननेस से कम है। अबंडेंस अगर ज्यादा तो स्पीसीज इविननेस ज्यादा, अबंडेंस कम स्पीसीज इविननेस कम। अबंडेंस तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, एंड इविननेस क्या होता है ना, रिलेटिव अबंडेंसी, मतलब अबंडेंसी बटा टोटल ऑर्गेनिज्म। इस तरीका से हमारा होता है स्पीसीज इविननेस। मैंने स्पीसीज रिचनेस बोला 4, स्पीसीज अबंडेंसी बोल दिया, ऑर्गेनिज्म तो 10 छोड़ो, स्पीसीज अबंडेंसी हो गया 4, बाकी सबका 2 2। अब वो स्पीसीज इविननेस इधर लिखा मैंने 4 बटा 10 0.4। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेड नाउ। अब हमें यही चीज को देखने जाएंगे, देखो कम्युनिटी 3 के पास चलते हैं। कम्युनिटी 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो 10 का मतलब इधर से कितना होता है ऑर्गेनिज्म 10। स्पीसीज रिचनेस कितना होता है ना, 2 प्रकार का स्पीसीज इसमें है, कम हो गया ना। देखो 5 था 10 था, अब 2 हो गया स्पीसीज रिचनेस, 2 प्रकार का स्पीसीज है। स्पीसीज अबंडेंस क्या होता है ना, अबंडेंसी बेटा यहीं पर मैं कर सकता हूँ, यहीं पर कर सकता हूँ कि ए जो होता है 8 है एंड बी जो होता है 2 है, ये अबंडेंस है। अगर स्पीसीज रिचनेस की बात करें, सॉरी इविननेस की बात करें, तो ए का इविननेस कितना होगा ना, 8 बटा 10 इजकल टू 0.2, सॉरी 8 है, एंड बी का इविननेस कितना हो जाएगा 2 बटा 10 इजकल टू 0.2। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1, यानी स्पीसीज इविननेस से सारे स्पीसीज को मिला के 1 होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको समझोगे तो आगे काम आएगा न्यूमेरिकल में। तो अगर मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया, 100 डियर थे एक कम्युनिटी में, 100 रैबिट था एक कम्युनिटी में, एंड 100 स्क्विरल भी था एक कम्युनिटी में। अब देखो तीनों सेम सेम है। अगर बेटा तीनों सेम है नंबर में, तो हमें यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कितना होगा, ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे 300। अच्छा, स्पीसीज रिचनेस कितने हो जाएंगे ना, 3 प्रकार का स्पीसीज है, एंड स्पीसीज अबंडेंसी, स्पीसीज अबंडेंसी कितना होगा ना, अबंडेंसी का मतलब सबका अलग अलग है, यानी डियर कितना है ना 300, सॉरी 100 मिटा के लिखता हूं अच्छे से। डियर कितने हैं, डियर आता है 100
आपका रैबिट कितने हैं, वो भी 100, आपके स्क्विरल कितने हैं, वो भी 100। तो यानी स्पीसीज अबंडेंसी सब 100 है, सबका वैल्यू सेम है। तो अगर सबका वैल्यू सेम है तो आप ये समझ लीजिए इसकी जो स्पीसीज इविननेस है बहुत हाई है। तो स्पीसीज इविननेस कहता है कि अगर अलग अलग सारे स्पीसीज का अबंडेंस सेम है तो यानी इसका इविननेस मैक्सिमम है। अगर सबका अलग अलग है तो स्पीसीज इविननेस मिनिमम है। अभी इसमें से स्पीसीज इविननेस कैसे आएगा, स्पीसीज इविननेस कैसे आएगा देख सकते हैं हम इसके अंदर में ना। स्पीसीज इविननेस से जैसे डियर था, अच्छा मैंने यहीं से भी निकाल सकता हूँ। स्पीसीज इविननेस को मैंने यहीं से अगर कर दूंगा, इसका स्पीसीज इविननेस में निकाल रहा हूँ। ये तो इधर स्पीसीज अबंडेंसी 100 इसमें से आएगा 100/300, ये भी 100/300, ये भी 100/300। तो सबका सेम सेम आएगा स्पीसीज इविननेस, यानी 0.3, जो दिन कट जाएगा 3 मतलब 0.3 0.3 0.3 यानी 3333 होगा तो टोटल मिला के 1 हो जाएगा, राइट, 33 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर स्पीसीज इविननेस सेम आता है सारे स्पीसीज का तो फिर ये समझ लो कि स्पीसीज इविननेस बहुत हाई है। अगर अलग अलग है तो स्पीसीज इविननेस लो है। ये बात नोट कर लेना जो मैं कह रहा हूं। डन। अभी मैं तुम्हें बेटा यही बता दिया कि मैंने जो बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी अकर। मैंने ये तीनों टॉपिक को बड़े बारीक से एग्जाम्पल लेके समझाया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे अगर हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल मैंने करा, अगर मैंने अभी तक पेज नहीं दिखाया आप आगे मत देखो, इसको सॉल्व करके दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। क्या क्या ये नीट सिलेबस से बाहर है? क्वेश्चन सुनो, एक कम्युनिटी हैज 5 रैबिट, आप एस लगा सकते हो उसमें से 5 रैबिट्स एंड ईच वन ऑफ टाइगर, यानी सब एक एक है, टाइगर, स्क्विरल, डॉग, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। बट आई सेड एक कम्युनिटी के अंदर में सिर्फ एंड सिर्फ ही 5 रैबिट है। यानी इस कम्युनिटी के अंदर में अगर मैं आपको बताऊं ये एक कम्युनिटी है, इसके अंदर में रैबिट जो होते हैं 5 है, और क्या होता है कि टाइगर जो होता है 1 है, स्क्विरल होता है 1, डॉग होता है 1, मैंगो ट्री होता है 1, कोकोनट ट्री होता है 1। सी हियर 1 2 3 5 5 10, तो टोटल हो गए ऑर्गेनिज्म 10। ये एक कम्युनिटी है, रैबिट 5 है। यू अंडरस्टैंड? फिर बताओ कि इसके स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना है। अब इसको बताओ कि इसके स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना है। अगर मैं यहां छोड़ दूंगा कि तुमसे होगा नहीं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके जाऊंगा। तो कैसे ना, ये जो आंसर होता है इसके आंसर जो होता है मैं बताऊंगा। आंसर क्या होता है, आंसर पहले तो नहीं बताते हैं। अब इसको मैंने सॉल्व करा, समझा जाता हूं, टाइम कम के लिए बताया मैंने। यहां पर मैंने लिखा स्पीसीज रिचनेस, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ स्पीसीज, व्हाट काइंड ऑफ स्पीसीज, रैबिट, टाइगर, डॉग, स्क्विरल, मैंगो, कोकोनट। समझ आ गया? स्पीसीज अबंडेंसी, अबंडेंस मतलब एक स्पीसीज कितने नंबर्स में होते हैं, सब समझाया। स्पीसीज अबंडेंसी रैबिट 5, बाकी सब 1 1। डन। स्पीसीज इविननेस, उसको शॉर्टकट में पीआई बोलते हैं, पीआई याद रखना। स्पीसीज इविननेस कैसे निकालोगे ना, 5/10 फिर 1/10 1/10 1/10 1/10। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पीसीज इविननेस? व्हाट इज इविननेस? इविननेस मतलब रिलेटिव अबंडेंसी, रिलेटिव अबंडेंस मतलब अबंडेंसी बटा टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। है समझ में? टोटल ये था अबंडेंसी 5 था, टोटल था 10 इंडिविजुअल, तो 5/10। ओके, यू अंडरस्टैंड? पीआई कर दिया। तो ln पीआई, बेटा आपको केमिस्ट्री में लॉगरिथम की पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने हर बच्चा को लॉगरिथम की बिना टेबल में देखना सिखा चुका हूं, तो मेरे बच्चे तो एटलीस्ट कर देंगे ये क्वेश्चन को कि लॉगरिथम के बिना टेबल में निकाल देंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत तो सिखाने की कोशिश करूंगा अभी भी। कैसे ना, ln मतलब नेचुरल लॉग में पीआई। अगर मैं थोड़ा सा तुमको एक सिखाता हूं, कितना ln पीआई। देखो बेटे, अगर मैं कहूंगा एक, मैं आपको बता रहा हूं ln पीआई, पीआई मतलब स्पीसीज इविननेस, ln मतलब 2.303 लॉग। लॉग में कितना था पहला 0.5,
यही बात है। तो इसको सॉल्व करना है कैसे ना, सबको पता है कि log 0.5 का मतलब कितना होता है 2.303 इंटू, अगर मैं सिखाऊं, मुझे तो आंसर पता है, मैं सिखाऊं तो log 5 को पहले 0.5 को पहले 5 × 10⁻⁻1, फिर इसको सॉल्व कर दो। उसको सॉल्व करने के बाद log 5 का वैल्यू आएगा 0.699 एंड जो 10⁻⁻1 होगा उसको प्लस करने से आ जाएगा -1 प्लस 0.699 इक्वल टू -0.3010। तो दिस आंसर इज -0.3010। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगा, अब वैल्यू को देखो, दो वैल्यू आएगा -0.693। यू अंडरस्टैंड हाउ द कैलकुलेशन विल बी अकर, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज क्वेश्चन से होगा नहीं। इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं थोड़ा। तो एग्जैक्टली हमें जब निकाल देंगे ln/PIF 0.1 को, अगर मैं 0.1 का ln/PI निकालेंगे, आपको वो भी दिखा के सिखाता हूँ। देखो ln/PI, इधर देखो और सीख जाओगे। देखो बेटे ln/PI इक्वल टू 2.303 log PI होता है यहाँ पर 0.1, ठीक है ना। तो 0.1 तो थोड़ा अजीब हो गया, तो हमें क्या करेंगे, 2.3 तो रखेंगे, ये 0.1 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ना, 0.1 को 1 कर देंगे, अगर हमें रॉफ में ऐसे करेंगे log 1 इंटू 10⁻⁻1, राइट, 10⁻⁻1 इक्वल टू log 1 फिर -1, log 1 0 होता है, log 1 मतलब 10 का 0 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1 ही रहेगा, ये वैल्यू -1 रहेगा। तो फिर ये मल्टीप्लाई होने से ये -2.303 हो जाएगा, ये -1 था, ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2.303 होगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं ना, यहाँ पर देखो -2.303 हुआ, तो सब सेम है, तो इन सब का सेम हो जाएगा, इसलिए लिया ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको लॉग आना चाहिए। तो फिर अब दूसरा हिस्सा क्या है इसके अंदर में, समेशन ऑफ, यानी समेशन तो नीचे करेंगे, तो PI इंटू ln/PI, यानी ये ln/PI, ये होता है PI, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, वैसे ही है। तो PI कहाँ पर है, ये PI है। व्हाट इज PI? PI का मतलब होता है बेटा स्पीसीज इवननेस, फिर स्पीसीज इवननेस को log PI में कन्वर्ट कर दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये ln/PI, ये PI, तो ये आ जाएगा PI इंटू ln/PI को मल्टीप्लाई किया गया है। तो किन दोनों को, अगर मैं इसको बताऊं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, सिमिलरली इन दोनों को ये आया, इन दोनों को ये आया, तो सबको जब हम मिला देंगे 0.2 करके, जब मिला देंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का फॉर्मूला आ गया समेशन ऑफ PI इंटू ln/PI, PI इंटू ln/PI, यानी इन सबको जब हमें ऐड कर देंगे, इनका आंसर आएगा, इनके आंसर आएगा 1.5, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ दैट कम्युनिटी, जिसमें 10 ऑर्गेनिज्म थे, रैबिट 5 था, बाकी सब एक थे, उनके स्पीसीज डाइवर्सिटी 1.5। इतना आसान नहीं है, आप जज कर दोगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है। दिस इज एग्जैक्टली स्पीसीज डाइवर्सिटी निकालने का कंसेप्ट होता है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो मजा आएगा, तो आपके बाकी बच्चे ये सब चीज कर नहीं पाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखा, यू आर लकी। तो यही होता है कहानी। मैं आपको इधर जाता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा टिक मार देता हूँ, 2 नंबर पे मार देता हूँ, दैट इज 1.5p इज द आंसर। अभी हमें जाएंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी के बाद हमारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आज की टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बड़े लेवल में पढ़ते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी होता है। जो अल्फा डाइवर्सिटी मतलब द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अकर इन ए जस्ट ए कम्युनिटी लेवल, एक कम्युनिटी के अंदर में। बट बीटा डाइवर्सिटी 2 कम्युनिटी के बीच में या 1 से 3 कम्युनिटी के बीच में, यानी बिटवीन द कम्युनिटी के अंदर में जो डाइवर्सिटी स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। एग्जैक्टली गामा डाइवर्सिटी क्या होता है ना, बिटवीन द कम्युनिटी कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तो ये सब कॉन्टिनेंटल लेवल में, बड़े बड़े लेवल पे जो इकोलॉजिस्ट में, इकोलॉजी में PhD वगैरह करते हैं, वो फॉरेन टूर भी लगाते हैं, वो डिफरेंट स्पीसीज का काउंटिंग वगैरह भी करते हैं। तो गामा डाइवर्सिटी कहता है कि बड़े लेवल में, ये छोटा लेवल, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा बहुत बड़ा लेवल में जो हमें डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। यू अंडरस्टैंड, आई थिंक। बिटवीन कॉन्टिनेंट लिख दिया। यहाँ पर जो कहानी हमारी प्योरली NCERT है,
ये बात एनसीईआरटी टॉपिक के अंदर में रखा हुआ है, ये लाइन ही आपको पढ़ना कंपलसरी है। India has a greater ecosystem diversity than Scandinavian countries. Of course, they are the temperate and polar regions लोग होते हैं, रीजन होता है, वहाँ पर इतना सनलाइट नहीं है, उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी नहीं होता है। इंडिया इज ए नियरर टू द इक्वेटर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। देन द स्कैंडिनावियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन, इन सबसे इंडिया ज़्यादा है। इंडिया हैज ए सेवरल इकोसिस्टम बायोम्स like rainforest, desert, wetland, mangroves, coral reefs, estuaries, alpine and meadows। इतने सारे इकोसिस्टम को हार्बर करके इंडिया, पता है आगे हमें पढ़ेंगे, इंडिया लैंड के हिसाब से भले ही थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। तो इंडिया में ट्रॉपिक रीजन, बहुत सनलाइट है एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, एनवायरनमेंट फेवरेबल है, दैट्स वाई मैक्सिमम स्पेसीज डाइवर्सिटी इंडिया में मिलता है। यही है हमारा कहानी। इस तरीका से हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में गामा डाइवर्सिटी एनसीईआरटी का डिटेल डिस्क्राइब करा, स्पीसीज डाइवर्सिटी का पूरे राज मैंने खोल के रख दिया। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के जो बायोडाइवर्सिटी डाटा के हिसाब से है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पक्का बना के लेके आऊँगा। थैंक यू।